गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th एंड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस जो आप लोग पढ़ रहे थे, सिंथेसिस का आगे का भाग आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया था और इन्फिनेटिव के दो नियम हमने आप लोगों को बता दिए थे। पहला बताया था आप लोगों को कि जब इन्फिनेटिव वाक्य में बना बनाया हो, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब फर्स्ट, टू और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो पहला नियम बताया था कि जब इन्फिनेटिव बना बनाया हो तो वहीं से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। दूसरा हमने बताया था कि यदि एक वाक्य में वेरी का प्रयोग हो और दूसरे वाक्य में साइकिल या कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया हो तो वेरी की जगह पर एडवर्ब टू टी डबल हो और दूसरे वाक्य की क्रिया को इन्फिनेटिव बनाकर जोड़ दिया जाता है। आज आप लोग इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे जो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं इन्फिनेटिव का। तो रूल नंबर 3 देखिएगा। रूल नंबर 3, इन्फिनेटिव का रूल नंबर 3 ये होता है, देखिए जैसे लिखा हो, यू हैव सम ड्यूटीज। दूसरा वाक्य है यू मस्ट परफॉर्म देम। यू हैव सम ड्यूटीज, यू मस्ट परफॉर्म देम। तुम्हारे पास कुछ कर्तव्य हैं या तुम्हारे कुछ कार्य हैं, यू मस्ट परफॉर्म देम, तुम्हें उन्हें करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, जो तीसरा नियम है इन्फिनेटिव का, इसमें भी आपको इन्फिनेटिव बना बनाया नहीं मिलेगा, हमें स्वयं ही इन्फिनेटिव बनाना होगा। ठीक, इस वाक्य में ये भी ध्यान दीजिए कि इस वाक्य में ना तो वेरी का प्रयोग है पहले वाक्य में, ना ही दूसरे वाक्य में साइकिल या कैन नॉट या कुड नॉट है, तो दूसरा नियम तो लगेगा नहीं और पहला भी नहीं लगा सकते क्योंकि इन्फिनेटिव बना बनाया नहीं दिया है। तो हमें ऐसे वाक्यों में स्वयं इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा और ऐसे जो वाक्य होंगे उनमें से देखिएगा हमेशा एक वाक्य में मुख्य क्रिया होगी और एक वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होगी। जैसे कि ये पहला वाक्य है यू हैव सम ड्यूटीज, इसमें मुख्य क्रिया नहीं है, अनुपस्थित है, लेकिन इस वाक्य में मुख्य क्रिया दी गई है परफॉर्म। ठीक, तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया दी गई हो उस मुख्य क्रिया को इन्फिनेटिव बनाते हैं और इन्फिनेटिव बनाने का मतलब जैसे यहाँ परफॉर्म है तो इन्फिनेटिव बनाएंगे तो टू परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, और उस इन्फिनेटिव को हम पहले वाले वाक्य में आके जोड़ देते हैं इस प्रकार से। देखिए यू हैव सम ड्यूटीज, ठीक, इसके बाद टू इन्फिनेटिव ने बनाया तो परफॉर्म। देम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देम लिखा गया है ड्यूटीज के लिए, ये आप लिख चुके हैं, तो बस इतना ही लिखेंगे, केवल इन्फिनेटिव बना के जोड़ेंगे यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। जैसे कि वाक्य नंबर दूसरा भी देख लीजिए, आई हैव सम बिल्स, आई मस्ट पे देम। इस पे ध्यान दीजिए, आई हैव सम बिल्स, आई मस्ट पे देम। तो देखिएगा पहले वाले वाक्य में मुख्य क्रिया है नहीं, दूसरे वाले वाक्य में मुख्य क्रिया दी गई है पे, और पे का हम इन्फिनेटिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? टू पे, और टू पे उठाकर हम इसमें पहले वाले वाक्य में जोड़ देंगे आई हैव सम बिल्स टू पे। मेरे पास चुकाने के लिए कुछ बिल हैं। तो इस प्रकार से हम तीसरा वाला रूल लगाएंगे। तीसरे वाले रूल में भी आपको इन्फिनेटिव बना बनाया नहीं मिलेगा और तीसरे वाले रूल में दोनों में से एक वाक्य में मुख्य क्रिया होगी, एक में नहीं होगी। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया होगी उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे और शेष बचे हुए वाक्य में जोड़ देंगे। ठीक, अब आ जाओ चौथे रूल पर। जब दो में से कोई एक वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया हो, जब पैसिव फॉर्म में आपका वाक्य दिया गया हो तब क्या करेंगे? इन्फिनेटिव से कैसे जोड़ेंगे? रूल नंबर 4 है ये आपका पैसिव फॉर्म का। पैसिव फॉर्म जब दो में से एक वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया हो, जैसे कि लिखा हो माई फादर heard the news
और फिर लिखा हो ही वाज डिलाइटेड। देखिएगा वाक्य पैसिव फॉर्म में वाक्य का मतलब ये है कि दो में से एक सेंटेंस जो आपका है वो पैसिव वॉइस में दिया गया होगा। दो में से एक वाक्य पैसिव वॉइस में होगा अवश्य। अब ये आपको देखना है कि कौन सा वाक्य आपका पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो देखिए माय फादर हर्ड द न्यूज, मेरे पिता ने समाचार सुना। और दूसरा वाक्य है ही वाज डिलाइटेड, वे खुश हो गए। तो इसमें से दोनों में से जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य है वो आपका ये है ही वाज डिलाइटेड, ये आपका पैसिव वॉइस वाला वाक्य है। बात आ गई आपको समझ में? तो जो पैसिव वॉइस वाला वाक्य होता है उस वाक्य को हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। दोनों में से जो भी हो पैसिव वॉइस का उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये वाला वाक्य जो है ही वाज डिलाइटेड, ये उठ के पहले आ जाएगा। अब इसमें ध्यान ये दीजिए कि यहां पर दिया है प्रोनाउन इस वाले वाक्य में, पैसिव वॉइस वाले में, और जो पहला वाक्य है वहां नाउन है माय फादर। तो ही को रिप्लेस कर लेंगे हम माय फादर से जब हम आगे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माय फादर वाज डिलाइटेड। ये आपका हो गया वाक्य, ठीक। अब इसके बाद आपके पास वाक्य बचाइए। तो इस वाक्य की मुख्य क्रिया देखिएगा, मुख्य क्रिया क्या है? हर्ड। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? हियर। इसको बना लेंगे इंफिनिटिव, तो क्या हो जाएगा? टू हियर। आगे का वाक्य है द न्यूज, ये बन गया माय फादर वाज डिलाइटेड टू हियर द न्यूज। ये जुड़ के आपका एक हो गया। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया हमने इंफिनिटिव के प्रयोग से। दूसरा वाक्य देख लीजिए, I hear the news of my success. I shall be delighted. Please. पैसे देख लीजिए, आई शैल बी प्लीज ये वाला वाक्य है। दोनों में करता आई है तो बदलने की जरूरत नहीं है। आई शैल बी प्लीज इस वाले वाक्य में आ जाइए। हियर फर्स्ट फॉर्म ही दिया है, इंफिनिटिव बना लीजिए। टू हियर द न्यूज ऑफ माय सक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इंफिनिटिव की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। चार रूल्स थे इसके, चारों रूल्स आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब आप लोग इंफिनिटिव से संबंधित जो एक्सरसाइज है, इंफिनिटिव के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग एन इंफिनिटिव वाली जो एक्सरसाइज है वो आज आप लोग कंप्लीट करेंगे। और अब हम आप लोगों को इसके आगे का पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा सिंथेसिस में जो आगे आप लोगों को पढ़ना है वो आप लोगों को पढ़ना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखिए जो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब दो सिंपल सेंटेंसेस में कारण का भाव उत्पन्न होता है। जब दो सिंपल सेंटेंसेस में कारण का भाव उत्पन्न होता है तभी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने की तीन विधियां होती हैं। सबसे पहले इफ द मेन वर्ब इज प्रेजेंट, कहने पर यदि मुख्य क्रिया उपस्थित हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे बनाया जाता है? हैविंग प्लस
वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे। इफ द मेन वर्ब इज प्रेजेंट, यदि मुख्य क्रिया उपस्थित है तो नॉमिनेटिव फ्लूइड बनाने के लिए हैविंग के साथ क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि वाक्य के एग्जांपल में द सन रोज, सूरज निकला, द बर्ड्स केम आउट फ्रॉम नेस्ट, फ्रॉम द नेस्ट। घोंसला, सूरज निकला, पक्षी अपने घोंसले से बाहर आए। तो देखिए पक्षियों के घोंसले से बाहर निकलने का कारण दिया गया है द सन रोज। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग उसी वाक्य में करेंगे जिस वाक्य में कारण दिया गया हो। ये तो आपका कारण हो गया, द बर्ड्स केम आउट फ्रॉम द नेस्ट। जो पक्षी थे वो घोंसलों से बाहर आए, लेकिन उसका कारण क्या है? सूरज का निकलना, मतलब सुबह होना। तो जिस वाक्य में कारण दिया गया हो उसी में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यहाँ मुख्य क्रिया उपस्थित है, राइज का सेकंड फॉर्म लिखा है रोज, तो हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? द सन, हैविंग, और राइज का थर्ड फॉर्म यहां सेकंड दिया राइज है, कामा लगाएंगे, द बर्ड्स केम आउट फ्रॉम द नेस्ट। ये वाक्य जोड़कर आपका एक हो गया। ये पहला नियम था आपका, ठीक है। दूसरा नियम देखिएगा, इफ द मेन वर्ब इज एब्सेंट, यदि मुख्य क्रिया अनुपस्थित हो तो हम क्या करते हैं? इज आर एम वाज वर्ब की जगह बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। अगर मुख्य क्रिया अनुपस्थित है तो इज एम आर वाज वर्ब की जगह हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर मुख्य क्रिया अनुपस्थित है तो देखिएगा वाक्य दिए, द टीचर वाज एब्सेंट, द टीचर वाज एब्सेंट। दूसरा है द बॉयज डिड नॉट वर्क, अध्यापक अनुपस्थित था, लड़कों ने कार्य नहीं किया, ठीक। अध्यापक अनुपस्थित था, लड़कों ने कार्य नहीं किया। द बॉयज डिड नॉट वर्क, लड़कों ने कार्य नहीं किया, और इसका कारण क्या था? द टीचर वाज एब्सेंट, अध्यापक अनुपस्थित था। तो कारण वाला वाक्य आपका ये हो गया। और इस वाक्य में देखिए मुख्य क्रिया नहीं है, ठीक है। द मेन वर्ब इज एब्सेंट, इसमें मुख्य क्रिया क्या है आपकी? अनुपस्थित है। तो जब मुख्य क्रिया अनुपस्थित हो तो देखिएगा इज एम आर वाज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होंगी, जैसे कि इसमें वाज प्रयोग की गई है। तो इसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे? बी। तो देखिए कैसे बनेगा ये, द टीचर वाज की जगह पर आ गया आपका बीइंग एब्सेंट, द टीचर बीइंग एब्सेंट, वाज की जगह बीइंग कर दिया हमने, और यहां लगाया कामा और ये वाला वाक्य जुड़ गया, द बॉयज डिड नॉट वर्क, अध्यापक के अनुपस्थित होने के कारण लड़कों ने कार्य नहीं किया। तो ये दूसरा तरीका हो गया। पहला तरीका, यदि मुख्य क्रिया आपकी उपस्थित है तो हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। यदि मुख्य क्रिया अनुपस्थित है तो इज एम आर वाज वर्ब की जगह आप बीइंग का प्रयोग करेंगे वाक्य जोड़ने के लिए। और तीसरा तरीका देखिए, पैसिव फॉर्म का है ये तरीका। रूल नंबर 3 है इसका। तीसरा रूल जो है पैसिव फॉर्म का है। पैसिव फॉर्म का मतलब जब दो में से एक वाक्य हो पैसिव वॉइस का हो, तो कैसे बनाएंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे लिखा है द सिग्नल वाज गिवन, दूसरा वाक्य है आपका द ट्रेन स्टार्टेड, द सिग्नल वाज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य पैसिव वॉइस में है, ये द सिग्नल वाज गिवन, वाज और क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस ये बना है। ये आपका कार्य है। संकेत दिया गया, ट्रेन चल दी, तो ट्रेन के चलने का कारण क्या है कि संकेत दिया गया। और ये जो वाक्य है कारण वाला, ये पैसिव वॉइस में है। तो जब कारण वाला वाक्य पैसिव फॉर्म में हो तो हमें क्या करना होता है? दो तरीके हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग कीजिए, ठीक, या फिर आप
बीइंग के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग कीजिए। दो में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं अगर पैसिव वर्ब में है तो। अब देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, दोनों तरीके देख लीजिए। द सिग्नल, वाच को हटाइए, यहां कर लीजिए हैविंग बीन, और क्रिया का कलमा ले लीजिए गिवन, जो पैसिव वर्ब में दिया गया होगा, फिर कामा लगाएंगे, वाच जोड़ेंगे द ट्रेन स्टार्टेड। या आप इस वाक्य को इस तरीके से बना सकते हैं, बनेगा द सिग्नल, ठीक, बीइंग के साथ भी थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं गिवन, कॉमा द ट्रेन स्टार्टेड। तो इस तरीके से भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि वाक्य जो होते हैं दो से अधिक भी आ सकते हैं, उनको जोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जब वाक्य दो से अधिक दिए गए हो, देखिए इट वाज नवंबर, आई felt basking in the sun। तीसरा वाक्य है द डे वाज संडे। अब ये तीन वाक्य हैं, तीनों वाक्यों को आपको जोड़ना है। इट वाज नवंबर, नवंबर का महीना था। आई फेल्ट बास्किंग इन द सन, मैं धूप लेना चाहता था। द डे वाज संडे, दिन रविवार का था। तो जब एक से अधिक वाक्य आ जाए, दो से अधिक वाक्य हो, तो देखिएगा कि दो वाक्यों में कारण दिया गया होगा, एक वाक्य में आपका कार्य होगा। तो कार्य वाला वाक्य आई फेल्ट बास्किंग इन द सन, और ये दो कारण है, धूप लेने के दो कारण है। पहला, नवंबर का महीना था यानी सर्दियों का समय, या नवंबर ना लिखा हो सीधे विंटर ही लिख दीजिए, इट वाज विंटर, सर्दी का समय था, ठीक। और दिन आपका कैसा था, रविवार का था, यानी छुट्टी का दिन था, समय सर्दी का था, इसीलिए तो आपका मन हुआ धूप लेने का। तो ये कारण हो गया, और ये दो वाक्य हो गए कारण। तो दोनों कारण वाले वाक्यों को हम एंड से जोड़ते हैं, साथ में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक कारण आया, इट वाज विंटर, तो यहां पर मुख्य क्रिया तो है नहीं, तो वाज क्रिया में क्या हो गया, बीइंग, इट बीइंग विंटर, ठीक। फिर एंड लगाया हमने, और दूसरा वाला कारण ले लिया द डे वाज संडे, इसमें भी मुख्य क्रिया नहीं है, द डे बीइंग संडे, इसमें भी हमने वाज को डाला, बीइंग कर लिया। अब कामा लगाएंगे और कार वाला वाक्य जोड़ेंगे, आई फेल्ट बास्किंग इन द सन। तो इस तरीके से जोड़ देंगे जब एक से अधिक वाक्य होंगे, ठीक। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की भी एक्सरसाइज आज आपकी पूरी हो गई। आज आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। तो आज आप लोगों की दो एक्सरसाइजें हो गई, तो दोनों एक्सरसाइजें आप लोग कंप्लीट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बताएंगे। धन्यवाद।